हेलो एंड वेलकम टू EduWiz। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। एक क्विक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं चैप्टर से। डू यू नो कंपनी किस लिए आई थी इंडिया में? ऑब्वियसली टेरिटरी बनाने, राइट? नहीं 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 नहीं, टेरिटरी के लिए बनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आई थी। कंपनी आई थी ट्रेड करने के लिए। The sole motive, the sole motto of the company was to trade and earn profit. Okay, so territory तो बस बन गई किसी तरह, you can say तुक्का। Okay, so ये क्विक इंट्रो था चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे कैसे कंपनी सिर्फ ट्रेड करने के लिए आई थी, लेकिन हमारे इंडिया के लिए बैड लक ले आई। लेट्स स्टार्ट। औरंगजेब। औरंगजेब वो द लास्ट मुगल एम्परर, ये एक मेन पार्ट है इस चैप्टर का। एक बार इसका एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको। औरंगजेब वो द लास्ट मुगल एम्परर। इसने बहुत ही established control over a large part of territory that is known as India. ओके, बहुत लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी पे इसने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया था। इसकी डेथ हो गई थी 1707 में। काफी मुगल जमींदार थे और गवर्नर थे, वो अपनी पावर और अथॉरिटी जो थे ना, वो रीजनल किंगडम्स पे सेटअप करने लगे थे। अब वो एकता में बलय वाली स्टोरी तो ऑब्वियसली सुनी ही होगी, पढ़ी ही होगी, सुनी या पढ़ी कुछ भी किया होगा। वैसा ही कुछ सीन हो गया था। अब देखो, इंडिया बहुत बड़ी टेरिटरी थी, औरंगजेब ने इसको इकट्ठा करके यूनाइट करके अपना एक बहुत बड़ा टेरिटरी बना चुका था। ओके, अब कई मुगल जमींदार इसकी डेथ के बाद 707 में, ये डेट याद कर लेना, 707 ईयर। इसकी डेथ के बाद कई मुगल जमींदार और गवर्नर जो थे वो अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर रहे थे। ओके, अब फाइट ना हो इसलिए उन्होंने क्या किया, बंटवारा कर दिया। ओके, कई रीजनल किंगडम्स बना दिए, छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स बना दिए। कहाँ इतनी बड़ी टेरिटरी थी और अब वो एक रीजनल किंगडम बन के रह गया। ये भी एक काइंड ऑफ रीजन था जिस वजह से इंडिया पे कब्जा हुआ, काइंड ऑफ रीजन था। ओके, as powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. मैंने बताया ना, एकता में बल है। अब कई रीजनल किंगडम्स बन गए थे। तो पहले जब मुगल्स आए थे ना, जब सबसे पहले जब अलाउद्दीन खिलजी आया, जब बाबर आया, तो सबका एक ही मोटो था, हमें दिल्ली पर राज करना है। बट अब कई रीजनल किंगडम्स बन गए थे, तो दिल्ली की इतनी कोई वैल्यू नहीं थी। Okay, so by the second half of the 18th century, however, a power was emerging on a political horizon, the British. ये नाम बहुत ही डरा देने वाला नाम था उस टाइम पे। तो 18th सेंचुरी पे पहले तो हमें लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, बट अब जब हो चुका है ये, तो फिर हाँ, हमें थोड़ा डर तो है ही। डर था उस टाइम पे, बट आवर फ्रीडम फाइटर्स फॉट फॉर अ नेशन। बैक टू द टॉपिक, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, एक नया पॉलिटिकल पावर इमर्ज हो रहा था। क्या नाम था उसका? द ब्रिटिश। ये औरंगजेब हैं, औरंगजेब अंकल, इनको देख लीजिए। ये थे, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। एक्चुअली नॉट बेचारा, यू जस्ट इनकी हिस्ट्री देख लेना। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ब्रिटिश थोड़ी आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। इट वॉज अ कंपनी। ओके, कंपनी थी। ओके, कोई भी पूछे कि कौन आया था इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ब्रिटिशर्स मत बोलना। ओके, in 1600 the company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it sole right to trade with the East. अब क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने कंपनी को दे दिया था एक चार्टर, जिसमें लिखा था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंग्लैंड में से ईस्ट के साथ ट्रेड कर सकती है। ओके, इंडिया के साथ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी, सिर्फ
इंग्लैंड में से, ओके, इंग्लैंड में से मतलब कोई भी कंपनी नहीं जा सकती इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए, ओके, गॉट माय पॉइंट. सो दिस meant no other trading company in England could compete with the East India Company. Okay, so mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition, and so they could buy cheap and sell dear. So for example, एक वीकली मार्केट लगी हुई है, ओके, एक है एक वेंडर है, ओके, वो बेच रहा है टमाटर बेच रहा है फॉर 30 रुपीज, ओके, 30 रुपीज पर केजी, ओके. नाउ देयर इज अनदर वेंडर हु इज सेलिंग द सेम काइंड ऑफ टमेटो विद सेम क्वालिटी ओनली एट 15 रुपीज, ओके. सो ये तो 50 रुपीज का प्रॉफिट हो गया. एंड हु लव्स प्रॉफिट, हु डिसलाइक्स प्रॉफिट, ओके, हु हेट्स प्रॉफिट, ओके, नोबडी हेट्स प्रॉफिट. सो 50% का प्रॉफिट हो रहा है. सो ऑब्वियसली आप 15 रुपीज वाले वेंडर के पास ही जाके टमाटर खरीदोगे, राइट. सो अब टमेटो वाले को अपना कंपटीशन एक्सक्लूड करना था. ऑब्वियसली अगर वो उससे एक्सक्लूड नहीं करता तो उसे कैसे अच्छा प्राइस मिलेगा, उस हाउ वुड ही सेल हिज टमेटोज, राइट. सो सिर्फ एक्सक्लूडिंग कंपटीशन से ही उस टाइम पे प्रॉफिट कमाया जाता था, ओके. सो द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका अराउंड द केप ऑफ गुड होप एंड रीच्ड इंडिया. सो एज यू कैन सी इन द मैप, पुर्तगाल, देन इधर से इधर से इधर से इधर से होते 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 इंडिया के ईस्ट में पहुंच गए, ओके. दैट्स व्हाई ईस्ट में पहुंचे, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो फर्स्ट ईस्ट में ही पहुंचे थे, ओके. सो ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल. सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बंगाल से ट्रेड करनी स्टार्ट की थी. द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट नियर द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651. 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ओके. सो द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो हुई थी वो हुगली रिवर के पास सेट हुई थी. कब हुई थी? 1651 में, ओके. So it was base from which the company traders known at that time factors. So company trade करती थी उस टाइम पे, कहाँ से ट्रेड करती थी? फैक्टर से. नेम दे दिया था उन्होंने जगह का, फैक्टर्स, ये हमारे फैक्टर्स है, यहाँ से सामान आया, ओके. So the company had a warehouse where the goods for export were stored, and it had officials where company officials, it had offices where company officials sat. सो कंपनी के पास एक वेयर हाउस था जहाँ पे गुड्स जो थे वो स्टोर करे जाते थे एक्सपोर्ट के लिए, और कंपनी के पास ऑफिसेस भी थे जहाँ पे कंपनी ऑफिशियल्स बैठ के अपनी मीटिंग करते थे, ओके. सो अब क्या हुआ था 1696 में? अब सिर्फ औरंगजेब ने क्या कहा था, ठीक है भाई तुम आ जाओ ट्रेड कर लो. अब क्या हुआ था 1696, ये भी लर्न कर लेना डेट, ईयर, सॉरी. अब क्या हुआ था 1696 में? कंपनी जो होती है फोर्ट्स बिल्ड करने स्टार्ट कर देती है अराउंड इट्स सेटलमेंट्स. अब फोर्ट्स क्यों बिल्ड करे जाते हैं? फाइट के लिए, कि भाई अगर फाइट हो तो मेरा अंदर का जो वो है, अंदर का जो क्या कहते हैं, व्हाट्स द वर्ड, अंदर का जो बिल्डिंग है वो सेव रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे, राइट. अब तो ये लोग कुछ और ही कर रहे थे, अब तो ये लोग फोर्ट्स बिल्ड करने लग गए थे. भाई तुम्हें फाइट थोड़ी करनी है यहाँ पे, तुम्हें सिर्फ ट्रेड करना है, ओके. सो इस वजह से जो मुगल ऑफिशियल्स थे वो गए थे एक्चुअली, बट क्या हुआ था 2 years तक काइंड ऑफ केस चलता रहा ये. So 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company zamindari rights over 3 villages. One of these were Calcutta, which later grew up for Calcutta and now we know as Kolkata. So अब क्या हुआ था 2 साल बाद ना, उन्होंने क्या किया, जो मुगल ऑफिशियल्स थे ना उनको ब्राइब करना स्टार्ट कर दिया. अब इंडिया में तो ब्राइबिंग सिस्टम बहुत पहले से चलता आ रहा है. सो क्या हुआ था, मुगल्स ऑफिशियल को इन लोगों ने ब्राइब करना स्टार्ट कर दिया था. सो क्यों करना स्टार्ट किया था ब्राइब? टू गिव द जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस. 3 विलेजेस पर ये अपना जमींदारी राइट्स मांग रहे थे, ओके. वन ऑफ दीज वाज द कोलकाता, ओके. कैलकत्ता कहते थे उस टाइम पे उसको, सो कैलकत्ता. सो अब
इन लोगों ने मांगना स्टार्ट कर दिया जमींदारी राइट्स। ओके, सो ब्राइब कर दिया था तो फिर मतलब उनको मिल ही गए थे 3 विलेजेस पे जमींदारी राइट्स। बट East India Company, the East India Company also persuaded Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company right to trade duty free, but the officials were paid duty on private trade. ओके, सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्परर को कुछ मक्खन लगा के बटरिंग करके औरंगजेब को बोल दिया कि भाई तुम एक फरमान इशू कर दो। अब उस फरमान में था कि भाई कंपनी की जितनी भी ट्रेड होगी वो तुम कर लो, चलो ड्यूटी फ्री कर लो, तुम जाओ सिमरन जा, तुम जी लो अपनी जिंदगी, तुम ड्यूटी फ्री कर लो अपनी ट्रेड। बट जो ऑफिशियल्स थे साइड बाय साइड जो कुछ ट्रेड कर रहे थे उन्हें ड्यूटी पे करनी थी। ओके, सो फरमान ओनली ग्रांटेड द कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, बट वर आस्क्ड टू पे officials to pay duty on private trade. ओके, बट कहा वर्ल्ड में ना पता है everybody wants to have profit, सबको प्रॉफिट चाहिए। ओके, सो साइड बाय साइड ना लोग अपनी प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे चोरी छुपके कि हम भी थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लेंगे, यहाँ से तो कमा ही रहे हैं, ठीक है, कंपनी तो दे रही है सैलरी, अपना साइड से एक और सोर्स ऑफ इनकम चला लेते हैं। ओके, सो हाउ कुड इट लास्ट? Okay, so how trade led to battles. So in the early 18th century, conflicts between the company and the Nawabs of Bengal intensified. Okay, after death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy as other regional kingdoms were doing that time. मैंने बताया था ना औरंगजेब की डेथ के बाद regional kingdoms बन गए थे, so सब अपना अपना पावर लाना चाहते थे। So Murshid Quli Khan was followed by Alivardi Khan and then Sirajuddaula as the Nawab of Bengal. Each one was them a powerful ruler. So पहले मुर्शीद कुली खान आए, फिर अलीवर्दी खान आए, एंड देन आए सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब बने, और ये तीनों ही बहुत पावरफुल रूलर थे अपने टाइम पे। ओके, क्या हुआ था, प्राइवेट ट्रेड चला रहे थे तो ऑब्वियसली बहुत लॉस हुआ था बंगाल को। ओके, सो द नवाब्स रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर कंपनीज राइट टू ट्रेड, डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स, वो पता है अपने कॉइन्स भी मिंट करने लग गए थे, एंड स्टॉप्ड इट एक्सटेंडिंग फ्रॉम इट्स फोर्टिफिकेशन, जो फोर्ट बन रहा था उनका वो भी उन्होंने स्टॉप कर दिया। देखो, अब पता है जब एक इंसान को गुस्सा आता है ना, तो फिर जितने भी आसपास उसके गलत काम हो रहा होता है ना, जितने भी गलत काम हो रहे होते हैं वो सब बंद करवा देता है। तो प्राइवेट ट्रेड से लॉस हो रही थी, तो भाई सिराजुद्दौला जी ने बोल दिया कि तुम अब सब कुछ बंद करो, तुम मेरे को ट्रिब्यूट्स दो लार्ज, ठीक है, फरमान कैंसिल करो, अपने जो कॉइन्स मिंट कर रहे हो वो भी बंद करो और फोर्ट भी बंद करो, तुमने बहुत सर में दर्द कर रखा है। The company was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlements and buy up villages and rebuild forts. So company को लगता था कि भाई forts नहीं होंगे तो हम कैसे अपना trade expand करेंगे, क्या करेंगे। So वही कंपनी को गुस्सा आ गया, सिराजुद्दौला का गुस्सा आ गया। The Battle of Plassey took, okay, so this conflict led to famous Battle of Plassey. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो था ना Battle of Plassey, अच्छा कौन किसने विन किया ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, सो अच्छा बाद में बताऊंगी। ओके, द बैटल ऑफ प्लासे, सो लेट्स स्टडी अबाउट द बैटल ऑफ प्लासे। क्यों राइज हुआ मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, अब इसको थोड़ा एग्जैजरेट करके इलैबोरेट करके पढ़ते हैं। So after the death of Alivardi Khan, Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. Okay, the company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concessions and other privileges. So Alivardi Khan के बाद Sirajuddaulah बंगाल के नवाब बने। Okay, so company बहुत टेंशन में आ गई थी, वो चाहती थी कि उनका पास एक पपेट रूलर आ जाए। पपेट रूलर मतलब लिटरली पपेट रूलर। पपेट क्या होता है? जो आपकी उंगलियों पे डांस करे, ओके, जो आपके कमांड्स फॉलो करे,
तो वही कंपनी को एक पपेट रूलर चाहिए था जो कि उन्हें ट्रेड कंसेशंस भी दे दे और अदर प्रिविलेज भी दे दे। अब सिराजुद्दौला को आ गया गुस्सा। So Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in political affairs of domination, stop fortification and pay the revenue. So, मैंने बताया था ना नवाब बंगाल को बहुत एक रिसेशन काइंड ऑफ फेस करना पड़ गया था बिकॉज साइड में प्राइवेट ट्रेड चल रही थी कुछ लोगों की। सो सिराजुद्दौला ने बोल दिया भाई तुम हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में घुसना बंद करो, पहले तो अपना फोर्टिफिकेशन बंद करो और जो रिवेन्यूज जो देने हैं ना तुम्हें वो रिवेन्यूज लाओ हमें दो। So after negotiations failed, the Nawab sent 300,000 soldiers to the English factory, captures the English officials, locked the warehouse and blocked the ships. Oh yes. So नेगोशिएशन फेल हो गया, सारी बातें बहुत मीटिंग्स हुई वो सब फेल हो गया। तो नवाब ने क्या कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो नवाब ने क्या किया 30,000 सोल्जर्स जो थे इंग्लिश फैक्ट्री में सेंड कर दिए। जो इंग्लिश ऑफिशियल्स थे बड़े बड़े उनको कैप्चर कर लिया, जो वेयर हाउस था उसको लॉक कर दिया, जहां पे वो नहीं होता मैंने आपको बताया था वेयर हाउस में जो गुड्स एक्सपोर्ट करना होता है वो वहीं पे होता है वेयर हाउस में, ठीक है वो कर दिया। शिप्स ब्लॉक कर दी, शिप्स के रूट ब्लॉक कर दिए, ना सामान आ सकता ना सामान जा सकता, बस अब बैठे रहो यहीं पे। सो द ब्रिटिश जनरल रॉबर्ट क्लाइव, ये नेम याद कर लेना रॉबर्ट क्लाइव। So the British General Robert Clive bribed Nawab's uncle and chief of the army, Mir Jafar, who controlled the artillery and most of the army. So Robert Clive ने क्या किया, bribe. Okay, ये word तो every person likes, not every person, okay, I'm sorry for my words, not every person, but yeah, many people like bribe. बस पैसे दे दो कुछ हाथ में and all your work would be done. तो क्या हुआ, ब्रिटिश जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के जो अंकल थे और आर्मी के चीफ थे मीर जाफर, उन्हें ब्राइब कर दिया। ऑब्वियसली ये तो बोलेंगे नहीं, ब्राइब करके तो उन्हें एक विश मांगी कि हमें जितवा दो, ओके हमारी साइड आ जाओ, एंड मीर जाफर मान गए। So the result was that Sirajuddaulah was deserted by the troops in his army and British easily defeated those who remained loyal. The Battle of Plassey took place on June 23, 1957. The Battle of Plassey is considered to be the start of British rule in India. So Sirajuddaulah को हरा दिया गया, तो ट्रूप्स तो सब लोग तो चले गए थे मीर जाफर के पीछे। अब जो लॉयल रहे सिराजुद्दौला के प्रति उन्हें मार दिया गया, ओके वो उनको डिफीट कर दिया अच्छे से। सो बैटल ऑफ प्लासी 23 of June 1757 में प्लेस किया था। सो बैटल ऑफ प्लासी जो है फर्स्ट विन रही थी ब्रिटिश रूल इन इंडिया की, तो ये बहुत ही फेमस बैटल है। The company became Naboobs. So Naboobs, I know, funny word hai, but you have to deal with it. After the Battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gift, okay, personal gift to the company officials. वाह भाई वाह, मतलब एक तो नवाब्स हार गए, ठीक है, अब कंपनी उन्हें बोल रही है कि भाई तुम हमें अपनी लैंड भी दे दो, ओके, और साथ ही साथ हमें पैसे भी दो, ठीक है, एज पर्सनल गिफ्ट, ओके, एज गिफ्ट के तौर पे भाई हमें तुम पैसे भी दो और हमें तो तुम्हारी लैंड भी चाहिए, ओके। सो दिस वंस नॉट करेक्ट। सो पहले हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, देन वी रीड सेकंड पॉइंट। So when Robert Clive was appointed as the governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of vast wealth. So अब क्या हुआ था, ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, ये जो आपको इस पिक्चर में दिख रहे हैं, इन्हें कंपनी में गवर्नर बनाया गया था बंगाल का 1764 में। इन्हें कहा गया था कि भाई तुम्हें जाना है और जितना भी करप्शन है, जिस वजह से बैटल ऑफ प्लासी हुआ, तो जितना भी करप्शन है वो तुम्हें रिमूव करना है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को शक हुआ इन पे,
तो 1772 में बोला कि भाई तुम इसको ना एक बार क्रॉस एग्जामिन करके आओ। तो क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव himself amazed a fortune in India. He came to Madras at age of 18. When he left India, his fortune was worth 401,102 euros. So अब एक कंपनी ऑफिशियल की इतनी सैलरी तो नहीं होती ना कि 401,102 डॉलर यूरोस का उनके पास पैसे हो, इतने पैसे, राइट। सो ऑब्वियसली करप्ट था वो खुद। सो जिस काम के लिए इसे गवर्नर बनाया गया था वही काम इसने अच्छे से नहीं किया। सो ऑल्दो ही एक्विटेड, ही कमिटेड सुसाइड इन 1774। तो 1774 में इसने सुसाइड कर ली थी बिकॉज ऑब्वियसली चरित्र पे दाग आ गया था। सो अब हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान, टाइगर ऑफ मैसूर। सो टीपू सुल्तान जी के बारे में सबने कहीं ना कहीं तो सुना ही हुआ है। ये है हमारे टीपू सुल्तान जी। ये बहुत ही ब्रेव थे। सो टीपू सुल्तान ऑल्सो नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर। ये याद कर लेना कि टीपू सुल्तान जी को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहते थे। वो द रूलर ऑफ किंगडम मैसूर फ्रॉम 1782 टू 1799 एंड स्कॉलर, सोल्जर एंड पोएट। टीपू सुल्तान जो थे वो टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाने जाते थे। वो मैसूर किंगडम के राजा थे 1782 से लेकर 1799 तक। वो एक स्कॉलर भी थे, सोल्जर भी थे और एक पोएट भी थे। टीपू वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ सुल्तान हैदर अली of Mysore and his wife Fatima Fakhr Nisa, a daughter of Mir Muddin, governor of Kadapa. Tipu promoted a more widespread use of Hindustani language in southern India. So टीपू सुल्तान जो थे सुल्तान हैदर अली के एल्डेस्ट सन थे। जो सुल्तान हैदर अली मैसूर के ऑब्वियसली किंग थे और उनकी वाइफ का नाम था फातिमा फखर उन निसा, जो कि मीरुद्दीन की डॉटर थी। मीरुद्दीन कडप्पा के गवर्नर थे। ओके, सो टीपू सुल्तान जी ने हिंदुस्तानी लैंग्वेज का ना बहुत सदर्न पार्ट में बहुत प्रमोट किया था। ओके, सो इन थर्ड Anglo-Mysore War, Tipu was forced into humiliating treaty, losing a number of previously conquered territories, including Malabar and Mangalore. So थर्ड Anglo-Mysore War, इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, बट टीपू सुल्तान जी के बारे में मैं कुछ बता देती हूँ। सो थर्ड एंग्लो-मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान जी को फोर्स किया गया था एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करने में, जिसमें उन्होंने कई सारी टेरिटरीज लूज कर दी, जिनमें से टेरिटरीज थी मलाबार एंड मैंगलोर। सो सोचो, एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करनी पड़ी जिसमें उन्होंने कई टेरिटरीज गवा दी, जिनमें से दो थी मलाबार एंड मैंगलोर। So in fourth Anglo-Mysore War, the combined forces of the British East India Company and Nizam of Hyderabad defeated Tipu, and he was killed on 4th May 1799 while defending his fort of Srirangapatna. So fourth Anglo-Mysore War में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, निजाम हैदराबाद के निजाम के साथ मिलके टीपू सुल्तान जी को मार दिया 4th of May 1799 में। उस टाइम पे वो श्रीरंगपटना का फोर्ट डिफेंड कर रहे थे। तो अब पढ़ लेते हैं वॉर्स विद मराठास, जो मराठास के साथ वॉर्स लड़ी गई। सो द फर्स्ट Anglo-Maratha War 1775 to 1782 was the first of 3 Anglo-Maratha wars fought between the British East India Company and Maratha Empire in India. So first Anglo War हुई थी, 3 Anglo-Maratha War हुई थी बेसिकली। ओके, सो ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच में 3 Anglo-Maratha War हुई थी। तो जो वॉर हुई थी ना, वो ट्रीटी ऑफ सूरत से स्टार्ट हुई थी और ट्रीटी ऑफ साइबाई पे खत्म हुई थी। ओके, सो ये बैटल दिल्ली में द बैटल टुक प्लेस इन दिल्ली ऑन 11th of September 1803। सो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बीच ब्रिटिश ट्रूप्स जो थे वो जनरल लेक के अंडर थे। सो मराठास जो थे
कई बैटल्स हुए एक्चुअली. सो एंड मराठास ऑफ India's army under General Ruiz Barkan. Okay, the battle was fought at Patparganj, यमुना रिवर के पास हुई थी हुमायूं टॉम्ब के. फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो थी वो फाइनल थी और डिसाइसिव कॉन्फ्लिक्ट था ब्रिटिश इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के और मराठा एम्पायर के. So इसमें the war left the company in control of most of India. It began with an invasion of Maratha territory by 110,400 British East India Company troops. So इसके साथ जब ये वॉर खत्म हुई थी तो सब बहुत ज्यादा इंडिया का पार्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था ऑलरेडी. ओके, सो अब एक नया सिस्टम डिवाइस कर दिया गया था लॉर्ड हेस्टिंग ने. द क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी. क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी का ये मतलब हुआ, ये लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था, जनरल गवर्नर फ्रॉम 1813 टू 1823. सो क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी का ये मतलब था कि द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, हेंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन एनी अदर स्टेट. उसने जो कंपनी ने अपनी पावर सबसे ग्रेटर कर दी थी एनी अदर स्टेट. मतलब ये था कि भाई हमारी पावर सबसे ज्यादा है. ओके, तुम कुछ भी कर लो, हम सबसे पावरफुल है. ओके, सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वाज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग to annex any Indian kingdom. The process, however, did not go unchallenged. Okay, so एक काइंड ऑफ यही बोल दिया था कि भाई हम सबसे पावरफुल इंसान है. ओके, सो अब एक एग्जांपल ले लेती हूँ ये क्लेम ऑफ पैरामाउंट से समझने के लिए. सो जब ब्रिटिश ट्राई कर रहे थे चित्तौड़ पे कब्जा करने को, एनेक्स करने को, तो वहां की एक रानी थी चिन्नम्मा. ओके, सो उन्होंने एक आर्मी ली और एंटी ब्रिटिश मूवमेंट को लेड किया. सो उसके बाद वो अरेस्ट हो गई थी 1824 में एंड प्रिजन में ही, जेल में ही मर गई 1829 में. बट रेयाना, ये एक रेयाना एक कोई थी. ओके, उन्होंने फिर वो एक पुअर चौकीदार थे. ओके, तो उन्होंने क्या किया था, वो चित्तौड़ और संगोली के एक बहुत पुराने चौकीदार थे. ओके, सो उन्होंने फिर भी जो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट रानी चिन्नम्मा ने चलाया था वो उन्होंने फिर से कैरी ऑन किया. ओके, विद पॉपुलर सपोर्ट उन्होंने कई ब्रिटिश कैंप और रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था. बट एक सैड एंड हुआ इनकी स्टोरी का. ये पकड़े गए थे और फिर इनको फांसी लगा दी थी ब्रिटिश ने 1830 में. ओके, सो ये हुआ एक क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी का एक एग्जाम्पल. So in late 1830s the company became worried about Russia. अब कंपनी को डर लग रहा था कि रशिया जो है पूरे एशिया में एक्सपैंड कर रहा है और कहीं इंडिया ना आ जाए नॉर्थ वेस्ट से. ओके, अब कंपनी को लग गया डर. So they fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1844. Sindh was taken in 1843. Okay, so अफगानिस्तान के साथ क्यों लड़ा इन्होंने, क्या कुछ समझ आया? नहीं आया. ओके, सो मैं बता देती हूँ कहाँ से आ रहा था रशिया इंडिया में. नॉर्थ वेस्ट से घुसने की कोशिश करा. नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है. सो अफगानिस्तान के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और फिर अफगानिस्तान का सिंध जो था उन्होंने वो 1843 में ले लिया ताकि वो एक फोर्ट काइंड ऑफ बिल्ड कर सके. ओके, सो टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर वाज फॉट विद सिख किंगडम इन 1849. पंजाब वाज एनेक्स्ड. ओके, सो सिख किंगडम के साथ उन्होंने फिर वॉर लड़ी 1849 में और पंजाब भी एनेक्स कर दिया. क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट में था और रशिया नॉर्थ वेस्ट से आ रहा था. ओके, देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उन्होंने डिवाइस किया सिस्टम. अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन एनी प्रिंसली स्टेट. ओके, ये मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग कोई भी प्रिंसली स्टेट जो था, ये टेरिटरी थी, वो अगर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी राजा मर जाता है, ओके, और उसका कोई भी बेटा नहीं होता है, जिसे हम कहते हैं एयर मतलब एयर नहीं, एयर मतलब ये वाला एयर. ओके, सो कोई भी राजा मर जाता है विदाउट एनी एयर, बिना किसी व्हाट्स द वर्ड, बिना किसी वारिस के जो उनका किंगडम आगे संभाल सके, तो वो जो टेरिटरी होगी वो सीधा
ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाएगी। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? ओके, लेट मी एक्सप्लेन मोर। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ था, झांसी में ना जो है रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने, उनका कोई बेटा नहीं था। ओके, उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था। तो तो रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनका अडॉप्टेड सन वारिस माना जाए, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। ओके, एट अ वेरी यंग एज। ओके, सो वो चाहती थी कि उनका जो अडॉप्टेड सन है ना, वो एज अ एयर माना जाए। ओके, वो वारिस माना जाए उनके किंगडम का। बट ब्रिटिश ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग ऐसा उनकी प्लीज एक्सेप्ट नहीं की। क्यों? क्योंकि अगर कोई सगा बेटा होगा जो उनके किंगडम को आगे बढ़ा सके, तभी उनका किंगडम उनके पास रहेगा, नहीं तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनके किंगडम को ले लेंगी। ओके, सो समझ आया? ओके, सो द डॉक्ट्रिन ऑफ, ये एक एनेक्सिंग पॉलिसी थी। सो डॉक्ट्रिन एंड एप्लीकेशन वर वाइडली रिगार्डेड बाय इंडियन एज एलिजिटिमेट। सो इन्होंने पता है कौन कौन से स्टेट ले लिए? सातारा ले लिया, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी, झांसी के बारे में मैंने आपको भी बताया, तंजौर ले लिया, एयरपोर्ट ले लिया, अवध ले लिया। ओके, इन्होंने कई सारे ऐसे स्टेट ले लिए। फिर आया सब्सिडरी अलायंस। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाद आया सब्सिडरी अलायंस, जो मार्क्विस वेलेस्ली ने डिवाइस किया था, ये इंट्रोड्यूस किया था। सो ये एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे इंडिया में 1798 से लेकर 1805 तक। सो इन्होंने क्या किया था, an Indian ruler entering into a subsidiary alliance with the British had to accept British forces within its territory and also agreed to pay for their maintenance. ओके, अब क्या होता था कि इंडियन रूलर्स हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस, फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। ओके, अब अगर किसी इंडियन रूलर को अपनी आर्मी चाहिए, तो उसके लिए पहले तो ब्रिटिश फोर्स आएगी। ओके, इंडियन आर्मी नहीं होती थी, ब्रिटिश फोर्स उसकी आर्मी बनेगी। ओके, अब एक तो तुम ब्रिटिश फोर्स दे रहे हो, ठीक है, अब रूलर को उस ब्रिटिश फोर्स के लिए पे भी करना होता था। क्यों? फॉर द सो कॉल्ड मेंटेनेंस। ब्रिटिश बोलती थी कि हमें भाई मेंटेनेंस भी करना होता है, तो तुम्हें पे भी करना पड़ेगा। ओके, सो सब्सिडरी अलायंस यही होता था। तो अगर कोई भी इंडियन रूलर, इफ इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, तो अ पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी। ओके, तो उनकी जो टेरिटरी थी, पार्ट ऑफ टेरिटरी, नॉट द होल टेरिटरी, पार्ट ऑफ द टेरिटरी वो ले ली जाती थी, एनेक्स कर ली जाती थी एज पेनल्टी। ओके, इफ दे फेल टू मेक द पेमेंट। नाउ अब कंपनी के आर्मी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। So the company army colonial rule in India brought some new ideas of administration and reforms, but its power rested on its military strength. So कई नए ideas आए, कई नई administration और reforms आए आर्मी में, कंपनी की आर्मी के साथ। So traditional army आई। Traditional army, the Mughal army was mainly composed of cavalries. Cavalries बहुत थे। Cavalries, how to tell? वो नहीं होते घुड़सवार से, वो उन्हें कैवलरीज कहते थे। सो द कैवलरीज डोमिनेटेड द आर्मी, बहुत सारी कैवलरीज थे। इन्फेंट्री, दैट इज पैदल फुट सोल्जर्स, जो पैदल पैदल चलते हैं ना, वो आए। ओके, सो दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, तीरंदाजी हुई उनकी, ठीक है, यूज ऑफ स्वर्ड, ओके, तलवारबाजी हुई। ओके, फिर आए प्रोफेशनल सोल्जर्स। तो ये जो थे, अ चेंज अकर्ड इन द 18th सेंचुरी। इन प्रोफेशनल सोल्जर्स से एक चेंज आया। When Mughal successor state like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their army and training them as professional soldiers. So अब क्या हुआ था, 18th सेंचुरी में मुगल सक्सेसर स्टेट्स जो थे, उन्होंने अवध और बनारस के जो पेजेंट्स थे उन्हें आर्मी में लेना स्टार्ट कर दिया और उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग कराने लग गए लाइक सोल्जर्स। ओके, Thank you. This was it. Thank you for being a part of EduWiz. So this was chapter number 2. So मैंने ट्राई किया है, एक्चुअली मैंने सारे मेन पॉइंट्स जितने भी थे सारे इसमें इस चैप्टर में मैंने कवर कर लिए हैं। So hope you enjoyed this lesson. So mention in the comment section if you enjoyed, and अगर कोई भी पॉइंट मुझसे छूट गया तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड कोई भी क्वेश्चन हो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, जस्ट मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल।
Okay, so thank you. Have a nice day. This is me, Asmi, signing off for today.